हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं आ चुका हूं एक नई कहानी के साथ और आज हमारे साथ है गोंडा के एक विधानसभा है कटरा, और कटरा के ही हमारे साथ एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि सपा पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, विनोद कुमार शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभम, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे कि आज एक नेता की छवि में आपकी एक अच्छी पहचान है कटरा विधानसभा में, और यहाँ पे आपको हर कोई जानता है। लेकिन हम बात करें आपके बचपन की, हम बात करें आपके उस जीवन की जो शायद कैमरे के पीछे भी छुपा हुआ है, तो आपका जो बचपन था वो गांव से ही था या फिर आप बाहर से जो है अपनी एजुकेशन पूरी की? कक्षा 5 तक की एजुकेशन हमने यहीं अपने गांव पे ही ली है, और कक्षा 5 के बाद हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे सर्वे ऑफ इंडिया में। तो कलकत्ता उनकी पोस्टिंग थी, तो हम लोग को भी कलकत्ता ले गए अच्छी शिक्षा के लिए। और हम 2 भाई हैं, एक भाई यहाँ गांव पर माताजी के साथ रहे और परिवार में बंटवारा हो गया, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में सभी परिवारों में लगभग होता है। ये बहुत गलत है, लेकिन क्या किया जाए, अब समाज इसी संरचना पर चल रही है। तो फिर बड़े भाई यहाँ आगे क्लास 10 के बाद, और मैंने क्लास 10 के बाद अपनी पढ़ाई वहाँ आगे की, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, और उसके बाद अपना व्यापार किया। किस्मत और मेहनत ने साथ दिया। व्यापार में जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। जब व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो समाज के प्रति भी जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यही सोच करके हमारी गोंडा, जो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को देखा। मैं देश प्रदेश कई जगह पर गया, घूमा, देखा, समझा, वहाँ के व्यवस्थाओं को समझा, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं थी उसको समझा। तो मुझे लगा कि गोंडा बहुत पिछड़ता जा रहा है। राजनीति में आकर के ही गोंडा को मूल रूप में लाया जा सकता है, और इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि राजनीति में आना चाहिए। तो यहाँ से जो ये कटरा छोड़ के आप कोलकाता शिफ्ट हुए, इसके पीछे की क्या कहानी थी? नहीं, इसके पीछे कोई कहानी नहीं थी। पिताजी की वहाँ पोस्टिंग थी, तो जाहिर सा बात है कि गार्जियन जहाँ रहेंगे वहीं पर, तो पिताजी माताजी वहीं थी, तो हम लोग दोनों भाई वहीं पढ़ रहे थे साथ में। और उसके बाद में फिर अचानक परिवार में विभाजन हुआ, जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो माताजी को यहाँ आना पड़ा, तो माताजी और बड़े भाई साहब यहाँ आ गए, और मैं वहाँ पर पिताजी के साथ रह करके पढ़ाई जो विधाता को लिखा था, तो वहाँ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। अच्छा सर, जैसे कि आप कोलकाता जैसे बड़ी सिटी से एजुकेशन प्राप्त की, उसके बाद अगर हम कटरा बात करें तो एक ग्रामीण है, दोनों अगर समझने की बात कीजिए कंपेयर, तो एक अगर व्यक्ति जो शहर में रहा है उसे ग्रामीण इलाके को समझना, यहाँ के व्यक्तियों को समझना थोड़ा सा समय लगता है। तो आप क्यों शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में ही आए? देखिए, कटरा गोंडा हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। हाँ। और कुछ समझने में दिक्कत नहीं होती है जब आप कहीं से जुड़े रहे। जैसे हम लोग शहर में पढ़ने के लिए गए, लेकिन जुड़े हुए अपनी मातृभूमि से, अपने जन्मभूमि से थे। तो यहाँ कुछ हमारी रिश्तेदारियां, नातेदारियां, चाचा, काका, मामा, नाना, ननिहाल, सब तो यही है। यहीं पले, यहीं बढ़े। ठीक है, शिक्षा के लिए सभी लोग बाहर जाते हैं, चूंकि हमारे जिले में व्यवस्थाएं नहीं है उस तरह की कि उच्च शिक्षा के लिए आप ऐसी कोई व्यवस्था हो जहां पर हमारे क्षेत्र के लड़के पढ़ सके। तो आज भी सभी को पलायन करना पड़ रहा है शिक्षा के लिए, और उस समय भी करना पड़ा। उसके बाद में आपके मन में ये कहाँ से विचार आया, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस किस चीज का था? तो ये छोटे छोटे कारोबार करते करते भगवान ने साथ दिया, मेहनत हुई, किस्मत ने साथ दिया। तो हमारे पास जो है पेपर की फैक्ट्री है, और भी हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसी भी है। तो ऐसे कई हमारे व्यवसाय, कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम है, ऐसे व्यवसाय हैं हमारे पास में। तो उसी व्यवसाय से भगवान जिस तरह से जितना देना चाहिए उतना दिया, और इतना दिया कि मैं इस क्षेत्र में राजनीति में आ पाया। राजनीति बहुत खर्च का क्षेत्र है, बहुत पैसे खर्च होते हैं इसमें, लेकिन इतना भगवान ने दिया कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं क्षेत्र में आकर के, और मैं राजनीति में आया। अच्छा सर, जैसे अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मण समाज होता है, ब्राह्मण समाज में ये प्रथा चली आई है कि अगर ब्राह्मण का कोई बच्चा है, वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है, और आपके पिताजी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो अगर अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहिए, उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहिए। लेकिन आपके मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि मुझे सरकारी जॉब करना चाहिए, और आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना क्यों सोचा?
हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा तो क्या होता है कि एक परसेप्शंस बना लिए जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा नौकरी ही करना चाहता है और वो पंडिताई ही करना चाहता है। आप जिस संगत में रहें, संगत की जो है असर आपको पड़ेगी। हमारे पास, हमारे साथ कॉलेज में जो मित्र लोग थे, अधिकतर व्यापारी वर्ग के थे। व्यापारी, उनके पिता या पारिवारिक व्यापार था, तो इसीलिए उनके साथ रहते हुए व्यापार में इंटरेस्ट आया। और हमने देखा कि व्यापार में अनलिमिटेड स्कोप है आगे बढ़ने का, जबकि नौकरी में एक सीमित संसाधन, एक सीमित सैलरी तक ही एक व्यक्ति रह सकता है। और नौकरी में क्या है कि खुद जाकर के कहीं कार्य कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे तो आप हजारों, सैकड़ों, हजारों लोगों को और रोजगार दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके परिवार में आप सहयोग कर सकते हैं। इसलिए रोजगार करने का और व्यवसाय करने का मेरे मन में विचार हुआ और वो सक्सेसफुल रहा तो आज सबके बीच में है आपके। तो सर, जैसे कि आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और आप कोलकाता जैसे सिटी में बिजनेस कर रहे थे, तो फिर आप राजनीति में कहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि नहीं चलिए अब बिजनेस भी अच्छा कर लिया हमने, अब कुछ लोगों के भले के लिए करना चाहिए और राजनीति में मुझे कदम रखना चाहिए? देखिए, मैं पढ़ रहा था बाहर, व्यापार बाहर कर रहा था, लेकिन अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने क्षेत्र से लगातार जुड़ा रहा। और मैं हर दूसरे महीने गांव आता था और सप्ताह 10 दिन गांव रहता था। तो मुझे लगा कि जब पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में सुविधाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, युवाओं के पढ़ाई को लेकर के हो, किसानों के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट पर हो, किसानों के आय बढ़ रही हैं, दूसरी जगह के किसान तरह तरह की दूसरे फसलें पैदा कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पारंपरिक खेती केवल वही धान, गेहूं, मक्का यही हो रहा है। और हमारे यहाँ ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना यहाँ युवाओं के लिए रोजगार है। मतलब हर चीज में जब लगा कि हमारा क्षेत्र, ये कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र, गोंडा जनपद पिछड़ता जा रहा है, तो मुझे लगा कि जो राजनीति में आकर के ही मैं कुछ बदलाव कर सकता हूं, इसलिए राजनीति में आया। क्योंकि एक व्यक्ति दूर से कहता रहे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुद राजनीति में नहीं आता है, तो इस तरह से वही लोग राजनीति में बच जाते हैं जो लोगों के दारोमदार और कंधे पर था कि जिले की रूप बदलनी चाहिए, जिले का जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग अपने 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में कुछ भी गोंडा में बदल नहीं पाए। इसलिए लगा कि गोंडा की राजनीति में आना चाहिए और आकर के कुछ बदलाव की कोशिश करना चाहिए। बाकी भाग्य विधाता के हाथ में, अगर अवसर मिला तो उस बदलाव को करूंगा। सर, जैसे कि जब आपने राजनीति शुरुआत किया यहाँ पे, तो आप भाजपा पार्टी के साथ गए और उसके बाद में फिर आप बसपा पार्टी में भी थे और अभी आपने सपा पार्टी की सदस्यता ली। तो भाजपा पार्टी में जैसे कि आप काम भी कर चुके हैं उनके टीम के साथ, बसपा के साथ काम कर चुके हैं, तो क्या आपको अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, जब सपा में आप हो, तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप दोनों ही पार्टी के विचार, दोनों ही पार्टी के जो मुद्दे हैं, दोनों ही पार्टी के जो कार्य करने की एक उनकी शैली है, उसके बारे में आपके पास एक प्लस पॉइंट है। देखिए, राजनीति में जब हम लोग युवा थे तो युवा सोच हमेशा एक भ्रष्टाचार से दूर, कुछ नया करने का, देश के लिए कुछ करने की ऐसी सोच मन के अंदर में रहती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी में अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ये मुख्य थे पार्टी के। और पार्टी के जो विचारधाराएं थी उस समय लगती थी कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, ये पार्टी है जो कुछ नया करना चाहती है। इस पार्टी के नेता जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये चुनाव में आए, लोकसभा के चुनाव में, तो इन्होंने कहा कि सारा काला धन विदेशों से आ जाएगा, इतना धन आ जाएगा कि भारत के सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इतने करोड़ रोजगार देंगे। तो हम लोग भी यूथ थे, हम लोगों को भी लगा कि नहीं, मोदी जी आएंगे तो देश का रूप बदलेगा और सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे समय आया, जब उनको मौका मिल गया और उसके बाद में 5 साल, 6 साल, 7 साल हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वो सारी चीजें बस केवल जुमलों में रह गई, केवल भाषणों में रह गई, लेकिन जमीन पर न किसान की स्थिति बदली, न युवाओं की स्थिति बदली, न गरीबों की गरीबी खत्म हुई, न युवाओं को रोजगार मिला, न स्वास्थ्य की सुविधाओं में कोई बदलाव हुआ, किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो लगा कि नहीं, इस पार्टी में अब वो विचारधारा नहीं रह गई जो विचारधारा अटल जी के समय में और मुरली मनोहर जोशी जी के समय में थी। अब ये पार्टी व्यापारियों के साथ में, व्यापारियों, बड़े व्यापारियों का हित, उसमें भी छोटे व्यापारी नहीं, बड़े व्यापारियों के हित में काम कर रही है।
तो ऐसा लगा कि अब ये पार्टी लगातार जितने कमिटमेंट्स कर रही है उस पर खरी नहीं उतर रही है। और उसी बीच में प्रकरण हुआ, मैं टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला, किसी कारण से यहाँ के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके टिकट नहीं होने दिया। तो मुझे लगा कि अब ये पार्टी उस विचारधारा में नहीं है कि जहां पर किसी के कार्य को अवलोकन करके और उसको उसका जो पारितोषिक देना है वो दिया जाए। अच्छा सर, जैसे कि आप भाजपा की अगर हम बात करें तो किस सन में आपने पार्टी ज्वाइन किया था? पार्टी जब हम लोग कॉलेज में थे 2000 साल के करीब में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप में हम लोग जुड़े। और 2022 तक 2022 तक 22 साल लगभग जो है पार्टी से जुड़े रहे। तो इस बीच में आपको कोई पद, महामंत्री का, जिला अध्यक्ष का, या कोई पद आपको भाजपा के द्वारा दिया गया? नहीं, मुझे पद का बहुत बार मुझे कहा गया अलग अलग, लेकिन मुझे पद नहीं, मुझे कटरा विधानसभा से चुनाव लड़ना था। पार्टी में भी ये बात हो रखी थी और लास्ट समय में टिकट नहीं मिला किसी कारण से, लोगों के षड्यंत्र से। लगता है गोंडा के नेताओं को, पुराने नेता ही अपने लोगों को एडजस्ट करना चाह रहे थे, अपने स्वजातियों को एडजस्ट करना चाह रहे थे, तो टिकट नहीं मिला। कोई बात नहीं है, राजनीति भाग्यों का खेल होता है। प्रभु रामचंद्र जी को भी कल जो है राजगद्दी मिलनी थी और आज वनवास मिल गया, उनको ही नहीं पता था। तो भाग्य कब क्या कराएगी, ये तो भाग्य का खेल है। 2022 चुनाव की अगर हम विधानसभा की बात करें तो अगर हम अपने कटरा विधानसभा के बगल की जो सीट है करनैलगंज, वहां पे हमने देखा कि एक युवा चेहरा अजय सिंह को भाजपा ने टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ कटरा विधानसभा से भी ये माना जा रहा था कि बावन सिंह का टिकट जो है काट के वहां पे आप जो है प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी? क्या यहाँ पे जो एक ठाकुरों का एक दबदबा है, क्या उस चीज को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया कि नहीं, ठाकुर उम्मीदवार होना चाहिए, आप ब्राह्मण थे इसलिए आपका टिकट कटा? देखिए, गोंडा जनपद में तो ये विषय है, स्वजातीय लोगों को बढ़ाया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है। देखिए, राजनीति में होती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं पहले भी कहता था कि यहाँ संवैधानिक रूप से 7 विधानसभाएं हैं, 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट है। और उस समय की स्थिति में बताऊं कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी स्वजातीय था उनका, 2 सांसद उनके थे, 3 विधायक उनके थे। मतलब आपके पास 7 विधानसभा, 2 लोकसभा, 9 और 1 जिला पंचायत, 10 पद होते हैं। इस 10 पद में से 3 विधायक, 2 सांसद और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, 6 पद उनके पास था। एक अनुसूचित जाति से मंत्री थे, विधायक थे मनकापुर से, और एक पिछड़ी जाति से गौरा से विधायक थे। तो ब्राह्मणों को उनके संख्या के अनुपात में हमारे इस गोंडा जनपद में 30% आबादी ब्राह्मणों की है। और उस अनुपात में अगर आप देखें, और राजपूत समाज का कम से कम 15% या 12 से 15% के बीच में उनकी आबादी है। लेकिन वो ब्राह्मण को 2 सीट, 2 विधायक और 2 सीट ही मिली, और राजपूत समाज के पास में संवैधानिक 4 पद है। तो आप देखिए कि तुलनात्मक रूप से कितना बड़ा अंतर है। तो यहाँ की राजनीति में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को पीछे ढकेलने का काम हो रहा है, और ये सर्वविदित है, ये कोई लुका छिपी वाला नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये सबको पता है, गोंडा की पूरी जनता को पता है। तो सर, जैसे कि जब आपका टिकट कटा भाजपा से, बावन सिंह को यहाँ से जो है टिकट मिला, उसके बाद में आपने उस समय पे ये क्यों चॉइस किया कि नहीं मुझे बसपा के साथ ही जाना? क्योंकि आज आप सपा में आए हो, तो उस समय भी आप सपा में शामिल हो सकते थे। देखिए, सपा ने अपनी टिकट घोषित कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट की घोषणा उसके बाद की। तो अब तो सपा में कोई व्यवस्था थी नहीं, और जो आपको मान दे, सम्मान दे, आप वही जाएंगे। बहन जी से हमारी बात हुई, बहन जी ने हमें, उस समय कांग्रेस ने भी ऑफर किया था टिकट के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से मसूद आलम खां पिछला चुनाव लड़े थे और लगभग 60,000 के करीब वो वोट भी पाए थे। तो मुझे लगा कि मसूद जी अब नहीं है बसपा में, तो कुछ मुस्लिम वोट कम होंगे और कुछ उसके साथ ब्राह्मण वोट जुड़ेंगे और त्रिकोणीय मुकाबला होगा चुनाव में। इसलिए मैंने बसपा को चुना, और बहन जी ने मान सम्मान देते हुए टिकट दिया। और मेरा टिकट कटने के 3 दिन के अंदर में, जबकि बसपा में मैं किसी को नहीं जानता था, वहां से मिल करके और टिकट लेकर के आया। क्योंकि कभी कभी राजनीति समर्थकों के लिए करनी होती है, जो आपको चाहते हैं, जो आपके साथ खड़े हैं उनके लिए। उनका कहना था कि ना हम समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं, ना हम भाजपा को दे सकते हैं, तो हम राजनीतिक रूप से कहाँ खड़े रहेंगे। तो उनके दबाव में, उनके कहने पर इस चुनाव को लड़ना पड़ा, और अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा जब तक प्राण है, क्योंकि जो मेरे साथ खड़े थे और जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।
तो सर 2026 में ऐसा क्या कारण बना या फिर ऐसा क्या वजह है कि आप बसपा को आज छोड़ के सपा में आ गए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ था, माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों, शोषित, वंचितों की पार्टी रही है। पिछड़े, शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ी। हम लोग भी कलकत्ता में हमारी स्कूलिंग हुई, कॉलेजिंग हुई, तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी रही है। तो एक तरह से वहां कोई जातीय लड़ाई नहीं थी, कभी हमने जातीय लड़ाई नहीं देखी। वहां पर एक सोशल, ये जो समाजवाद का जो ढर्रा है, इस पर ही वहां पर राजनीति होती थी। तो इस राजनीति में यहाँ हमने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद से अनुसूचित पिछड़ों में कुछ आवाज आई, उनको हक मिलने लगा समाज में। तो मुझे लगा कि समाज को एक जगह अगर लाना है जिसमें ब्राह्मण भी हो, जिसमें पिछड़े भी हो, अनुसूचित भी हो, सभी एक साथ आ सकते हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। मैं प्रत्याशी था, मैं ब्राह्मण था, बहन जी दलित समाज से है, तो दलित समाज, उनके साथ और पिछड़ा समाज जुड़ा था, तो दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण मिला करके एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है समाज में, और उस कॉम्बिनेशन के साथ इस चुनाव को जीता जा सकता है। इसी सोच के साथ मैं बहुजन समाज पार्टी में गया। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद लगा कि बहन जी ने पार्टी को बहुत कमजोर किया खुद से, और जो गरीबों के हक की बातें हैं, जो जमीन पर आकर के लड़नी चाहिए थी उनको, वो लड़ाई वो लड़ नहीं रही। तो मुझे दिखा ये लड़ाई लड़ कौन रहा है, तो ये लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी हर जगह, हर मोर्चे पर सत्ता के साथ लड़ रहे थे। राजनीति होती क्या, अगर कोई व्यक्ति विपक्ष में है तो उसको सत्ता से लड़ना पड़ेगा। सत्ता के साथ गलवैया खेलना और सत्ता के साथ मित्रता करके रखना राजनीति नहीं है। हाँ ठीक है, देश हित, राष्ट्र हित की बातें हो तो साथ देना है, लेकिन अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, क्षेत्र में अगर कुछ गलत हो रहा है, विकास के कार्य नहीं हो रहे, तो उस पर आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और ये आवाज केवल समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी उठा रहे थे, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी में जाकर के अपने समाज के साथ जो गलत हो रहा है, पिछड़े हैं, अनुसूचित हैं, दलित हैं, समाज में जो वंचित रह गए हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी में रह करके मजबूती से लड़ी जा सकती है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक अम्ब्रेला की जरूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म और अम्ब्रेला आज के समय में उत्तर प्रदेश में दो ही राजनीतिक दल मुख्य रूप से सक्रिय हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी इस समय बहुत ही मुख्य विपक्षी दल है। इस भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा से लेकर के और प्रदेश तक में हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर करके, और जो जन कल्याण की योजनाएं जो गरीबों को नहीं मिल रही, उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप जब भाजपा में थे तो आप यहाँ के जो पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी हैं, या फिर आप जब बसपा में गए तो फिर आप इन्हीं के खिलाफ भाषण देते थे, लगातार सपा को आप गलत, इनकी जो नीतियां उसको आप गलत ठहराते थे। तो अभी फिर ये नीतियां आपके लिए कैसे सही हो गई? देखिए, समय समय पर व्यक्ति, नीतियां पार्टी की जो होती हैं वही मूल होती है। पार्टी की नीति क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है कि समाज में सभी वर्ग और सभी आय वर्ग, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, इन सबको लेकर के जो चले वही समाजवाद है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में भी जब था, तभी भी मैं मुस्लिम समाज से, दलितों से उतना ही प्रेम करता था, उनके घर जाता था, उनसे मिलता था, उनके बीच रहता था। और समाजवादी पार्टी में हूं तो भी, तो समाजवादी पार्टी की संरचना समाजवाद को लेकर के हुई है। माननीय जनेश्वर मिश्रा जी इसके संस्थापक सदस्य रहे, राम मनोहर लोहिया जी जिन्होंने समाज के सभी अंगों को साथ लेकर के चलने का काम किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जो एक गरीब परिवार से निकल करके देश के, राष्ट्र के राजनीति में एक बड़ा नाम बन करके सामने आए। उन्होंने हमेशा किसानों के हित की बात की, युवाओं के हित की बात की, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके हित की बात की है। और यही समाजवाद की सोच को लेकर के समाजवादी पार्टी में आया। और समाजवादी पार्टी में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ गलत ऐसे आ जाते हैं, कोई ऐसे काम हो जाते हैं कभी, जिसके चलते तो उसमें पार्टी में अगर मैं रहता तो भी मैं उसकी आलोचना करता, और उसमें भारतीय जनता पार्टी में था तो भी उसकी आलोचना किया। इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो समाजवाद की मुख्य परिभाषा है, मुझे राजनीति उसी के ऊपर करनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी जब था, और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारे कभी एक साथ भी रहे हैं, ये सारे भी कभी एक साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी थी। तो आज हम विचारधारा से अलग होकर के नई जगह पर गए हैं। इसका यह अर्थ नहीं है जहां गलत होगा वहां पर मैं आज भी आवाज उठाऊंगा।
अच्छा सर, जैसे कि जब आप भाजपा के साथ काम किए तो भाजपा की नीतियां क्या थी, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस समय में जो कमिटमेंट्स करके आई थी, युवाओं को रोजगार देना है, देश में जो काला धन बाहर है विदेशों में, वो काला धन भारत में वापस आ जाएगा, स्मार्ट सिटीज बनेंगी, गंगा जी साफ हो जाएंगी, और हमारा जो रुपया है वो गिर रहा था, रुपया लगातार उस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उस मुख्यमंत्री थे गुजरात को, लगातार कह रहे थे कि डॉलर कमजोर हो रहा है, तो हम लोगों को लगा डॉलर कमजोर हो रहा है तो देश कमजोर हो रहा है। उस समय पेट्रोल 50 रुपए था, इन्होंने कहा था और सस्ते हो जाएंगे। उस समय गैस 400 रुपए था, इन्होंने कहा था और सस्ते हो जाएंगे। तो लगा था कि देश में महंगाई खत्म होगी, और जो भ्रष्टाचार, कोलगेट कोयला का भ्रष्टाचार हुआ, स्पेक्ट्रम 2G 3G स्पेक्ट्रम का भ्रष्टाचार हुआ, जो उस समय टेलीविजनों में दिखाया गया, तो हम लोगों को लगा कि बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज क्या हुआ, उस कोलगेट घोटाले में, कोयला घोटाले में नवीन जिंदल जिनका सबसे नाम प्रमुख था, वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के उनके सांसद बन गए। तो भ्रष्टाचार जो रोकने के लिए आया था वो खुद भ्रष्टाचारी, उन्हीं भ्रष्टाचारियों जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग था, वो उनकी पार्टी में आ गए। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए इनके ऊपर में बहुत भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, और वही हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आकर के उनका मुख्यमंत्री बन गए और सारे दाग धुल गए। अभी कल परसों की बात है, स्वर्गीय अजीत पवार जी के और उनकी पत्नी के नाम पर जो घोटाले थे 24,000 करोड़ से ज्यादा की, उसमें क्लीन चिट मिल गई इन लोगों को। तो जो पार्टी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उस पार्टी ने भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर के और उनके भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, और देश में जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे उन्होंने भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके उनके भ्रष्टाचार के दाग को ही साफ कर दिया। तो आप कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे हो कि भाजपा जो अपने वादे करती है कहीं ना कहीं उसके विपरीत काम करती है। भाजपा के वादे पूरे हुए तो बताइए। काला धन पर कोई बात अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हो तो आप बताइए। प्रधानमंत्री जी का तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, प्रधानमंत्री जी उसमें कह रहे हैं कि विदेश से निवेश भारत में आए, वो चाहे काला हो चाहे सादा हो। एक प्रधानमंत्री कैसे इस बात को कह सकता है कि काला धन भी आपके यहाँ आकर के कोई निवेश करे और उसको आप मान लीजिएगा, और फिर काला धन पर आपकी कमिटमेंट कहाँ गई? उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी भारत में बनेंगे, एक भी स्मार्ट सिटी बना हो तो बताइए। उन्होंने कहा था कि हमें 60 महीने का समय दीजिए, 60 महीने में जो है वो बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। बुलेट ट्रेन चालू हुई क्या? आप आज भी किसी भी पुराने ट्रेन का समय सारणी निकाल लीजिए, यहां से हमारे गोंडा से वो लखनऊ जाती हो, गोंडा से हमारे वो बॉम्बे जाती हो, दिल्ली जाती हो, उसमें अगर कोई परिवर्तन पिछले 12-13 सालों में आई हो तो आप बताइए कि ये गाड़ी कम समय में उतनी दूरी को तय करने लगी है। नहीं, अभी तो वो कह रहे हैं कि हम वंदे भारत लेकर आए, उसमें बड़ा अगर उन्होंने कुछ वंदे भारत ट्रेन लाई है तो उन्होंने सैकड़ों ट्रेनें बंद की, हमारे यहाँ गोंडा की पैसेंजर बंद की। इस तरह सैकड़ों जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत की जो ट्रेनें थी उसको बंद करके उन्होंने वंदे भारत लेकर के आए। और वंदे भारत, और हमारे वंदे भारत से पहले हमारे यहाँ जो है इंटरसिटी चलती थी, या राजधानियों को जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस चलती थी, या और भी जो है राजधानी को जोड़ने की जो छोटी दूरी की ट्रेनें थी, उनकी स्पीड और समय सारणी देखिएगा तो भाड़ा में, किराए में कम से कम 2.5 गुने की वृद्धि हुई है। जहां 500 रुपए किराया था वहां पर आज वंदे भारत का किराया 1200 रुपए करीब है, और उतनी ही दूरी के लिए केवल 1 घंटे की बचत है। जो दूरी यहाँ लखनऊ से दिल्ली वंदे भारत 5 घंटे में तय करती है, वो इंटरसिटी 6 घंटे में तय करती है। इतना ही अंतर है, लेकिन भाड़े का अंतर 2.5 गुना है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि सुविधाएं अच्छी हैं, वो लग्जरी है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि लग्जरी एक ट्रेन आपने चलाया, आपने सैकड़ों बंद की है। आप स्टेशनों पे जाइए, क्या वेटिंग लिस्ट बनना बंद हो गया? आपको कल जाना है दिल्ली, आपको कल जाना है मुंबई, आप बताइए कि क्या आपको रिजर्वेशन उपलब्ध है? नहीं मिले। तो जब रिजर्वेशन नहीं उपलब्ध हुआ, आपके 12 साल के कार्यकाल में आपने भारत में ये स्थिति नहीं कर पाए आपकी लोगों को रिजर्वेशन तुरंत मिल जाए ट्रेन की। किसी को भी जरूरत है, किसी स्टूडेंट को कहीं परीक्षा देनी जानी है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। वो जनरल के डब्बे में बाथरूम पैखाने के बगल में
वॉशरूम के बगल में बैठ करके सो करके यात्रा करता है। भारतीय सेना के जवानों को आप देखिएगा, ट्रेनों में जाइएगा तो वो बेचारे, उनको सीट नहीं मिलती है और वो जो है अपने जो उनके ट्रंक रहते हैं, ट्रंक को रख करके उसमें बैठ करके खिड़की के पास, गेट के पास आज भी यात्राएं कर रहे हैं। तो बदलाव कुछ हुआ नहीं। जितने कमिटमेंट्स हुए, इन्होंने कहा गंगा साफ हो जाएगी, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेलियर हो गया। मैं अभी दिल्ली गया था कुछ दिन पहले, इन्होंने जमुना जी साफ करने का वादा करके चुनाव में आए। जमुना जी चुनाव के पहले जैसे थी वैसे आज भी। कानपुर कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, हमारे परिवार में किसी का देहांत हो गया था, गंगा जी में स्नान नहीं कर पाए हम लोग। ये स्थिति थी गंगा जी की। एक भी कमिटमेंट इनका पूरा हुआ हो तो बताए ना। इन्होंने कहा मेक इन इंडिया। आप बताइए कि भारत में क्या नया चीज का आविष्कार हुआ? नहीं, अभी तो कह रहे हैं जैसे चिप नहीं बनती थी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग टाटा ग्रुप करने लगा है और सारी चीजें। टाटा ग्रुप ने कितनी चिप कहां दी है सप्लाई अभी तक, वो पहले बताएं मोदी जी। अभी टाटा ग्रुप अपना प्लांट ला रहा है, तो 12 साल लगे टाटा ग्रुप को एक प्लांट लाने में। आप बताइए ना, मोदी जी खुद चश्मा पहनते हैं विदेश का, खुद गाड़ी चढ़ते हैं विदेश का, खुद कपड़ा पहनते हैं विदेश का, जो टेलीप्रॉम्प्टर पे वो देख करके भाषण देते हैं वो विदेश का, उनके जो माइक साउंड सिस्टम लगे रहते हैं बोस कंपनी के वो विदेश का, मोदी जी का कपड़ा विदेश का। मोदी जी भारतीय क्या उपयोग कर रहे हैं? 12 साल में उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये किसके लिए कहा? जनता के बीच में आते हैं तो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। अरे स्वदेशी में अभी आपने देखा होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई समिट जो था, एआई समिट में चाइना के प्रोडक्ट को गलगोटिया ने अपना, तो भारत में यही मेक इन इंडिया मोदी जी के समय में हुआ है। विदेशों से सामान इंपोर्ट कीजिए और उसमें भी 80% सामान चाइना से आ रहे हैं, इंपोर्ट कीजिए, अपना ठप्पा लगाइए और मेक इन इंडिया हो गया। एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में, एलईडी के बल्ब नहीं बना पा रहे हैं अपने देश में। एलईडी के जो छोटे बल्ब हैं ये आते हैं चाइना से, हमारे यहाँ असेंबल्ड किए जाते हैं। असेंबल्ड और मेक इन इंडिया ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मेक इन इंडिया के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। आज हमारे कुछ दिन पहले हमारे ही वायुसेना के अध्यक्ष ने कहा कि जो कमिटमेंट्स की जाती है उस कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि ये जहाज इतने दिनों में कमीशन हो जाएगी और जहाज को कमीशन होने में कई वर्षों लग जाते हैं। आप देखिए कि जो हमारी सरकारी कंपनी थी एचएएल को कमजोर करके प्राइवेट, अब अंबानी जी, अदानी जी और टाटा को रक्षा उपकरण बनाने का काम दिया जा रहा है। तो आप रक्षा उपकरण बनाने का काम प्राइवेट कंपनियों को दीजिए भारत के, उसमें कोई रोक नहीं है, उसके लिए कोई प्रतिरोध में नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें एक गोपनीयता रहती है, उस गोपनीयता को खत्म करके आप हमारी, जिस तरह बीएसएनएल को खत्म किया गया इस भारत देश में, उस जिस तरह और संस्थानों को खत्म किया गया, उस तरह अब हमारे जो सेना के संस्थान, जो हमारे गोपनीय संस्थान थे, उसको भी कमजोर किया जा रहा लगातार। तो कौन सी कमिटमेंट इस देश में मोदी सरकार ने पूरा किया है बताइए? 40 रुपए, 50 रुपए का तेल 100 रुपए में हो गया, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया, आज वो भी सिलेंडर नहीं मिल रही। विदेश नीति में हम पूरी तरह फेल, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसमें डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, केवल बिल्डिंग बन गए। केवल वही काम इस मोदी सरकार में हो रही जिसमें भ्रष्टाचार है। आप देखिए रेलवे की ट्रेन नहीं बढ़ी, स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पुराने जो अभी भी 100 साल चल सकते थे, अभी भी 50 साल चल सकते थे, उनको तोड़ करके नए प्लेटफॉर्म बना दिए जा रहे हैं। केवल वही काम हो रहे जिनमें भ्रष्टाचार है। हमारे यहाँ बगल में कैथोला स्टेशन है, पहले 4 गाड़ी रुकती थी, 6 गाड़ी रुकती थी, अब 2 गाड़ियां रुकती हैं, लेकिन पूरे स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को तोड़ के नया बनाया गया। वहां पर जब व्यक्ति ही नहीं है, गाड़ियां ही नहीं है, उसका उपयोग ही लोग नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या मतलब है? आप देखिए गांव गांव पानी की टंकी बनाने का काम कुछ कंपनियों को, जिनसे चंदा लिया गया है, उनको दिया गया है। टंकी आज बन रही, कल खत्म, कल गिर जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि 40 साल 50 साल पहले जो टंकी बनी थी कहीं मध्य प्रदेश में या गुजरात में, उसको तोड़ने के लिए जेसीबी को उसके ऊपर चढ़ाया गया था। तो एक वो निर्माण था और एक आज का निर्माण है कि पानी भरा नहीं गया कि अगले दिन वो ध्वस्त हो जा रही है। तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार का लेवल कहाँ है? जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किए थे, वो गौमांस को बेचने वाली कंपनियों से जो है इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर चंदा ले रही है और यहां पर सदन में वो बिल पास कर रही है जिसने पारदर्शिता की बात की थी कि जिस देश का काला धन बाहर नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। उसने पारदर्शिता की जगह ऐसा बिल लाया
कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो चंदा मिले उसको भी जनता को देखने का कोई हक नहीं है, कोई ये नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला दिया कि आप उस नाम को उजागर कीजिए कि किससे कितने रुपए लगा, तब पता चला